गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये जो साल है ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकले। अब आपको ये भी सोचना है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 2021 का ये बहुत पास आ गया है। अब इट्स अ मैटर ऑफ मंथ्स नाउ। सो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा क्वालिटी स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसकी तरफ हम मूव अहेड करते हुए ऐसे ही हम अच्छी एक शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। पहला पहला टॉपिक हमारा है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना। तो चाइना ने अपना जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस साल इंडक्ट करने वाला है अपनी उसमें नेवी में, पीएलए नेवी में। तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं और हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है इसका कि चाइना ने लास्ट ईयर 2019 में बेसिकली शैनडोंग जो उसका सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको जो कि उसने इंडिजिनसली बनाया है, मतलब अपने आप बनाया था चाइना ने, उसको इंडक्ट किया था। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि 2019 में एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने इंडक्ट किया है और 2021 में वो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने कमीशन किया था या इंडक्ट किया था 2012 में। वो बेसिकली सोवियत एरा का एक क्रूज़र था, लियोनिंग नाम है उसका। अब इसका आपको मैं थोड़ी सी एक स्टोरी बताता हूँ इसकी। यूक्रेन जो था, यूक्रेन कंट्री आपको पता है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूक्रेन ने ट्राई किया कि वो जो उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जो सोवियत एरा का था, वो उसको डिसबैंड करके उसको बेचने की उन्होंने कोशिश की। तो ठीक है, उसमें एक प्राइवेट कंपनी थी चाइना की, उसने इंटरेस्ट दिखाया। बट यस ऑफ कोर्स व्हेन व्हेन इट अप्लाइड फॉर दिस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसने ये कहा कि मैं सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक इसके पुर्जों को यूज़ करके या फिर इसको हम म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने बोल के जो है वो बोली लगाई उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। ठीक है, यूक्रेन में। और यूक्रेन ने वो प्राइवेट कंपनी को वो एयरक्राफ्ट कैरियर बेच दिया ये सोचकर कि इसको वो डिसबैंड कर देंगे, इसका जो है एस्थेटिक एक तरह से यूज़ करेंगे सिर्फ। लेकिन वो प्राइवेट कंपनी बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जानकर बनाई थी और वो एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने अपने मिलिट्री यूज़ के लिए इंडक्ट करने की कोशिश की। मतलब कैसे, वो एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक तरह से अपनी पीएलए के लिए लिया, पीएलए नेवी के लिए लिया और उसके ऊपर रेट्रो फिटिंग करके उसको लियोनिंग बना दिया। ठीक है, मतलब एक पुराना समझ लो आपने स्कूटर खरीदा, ये बोल के कि मैं इसको तो तोड़कर इसका कुछ और यूज़ करना चाहता हूँ, इसके पार्ट्स का यूज़ करना चाहता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी ने ये बोला। लेकिन उसको उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो है वो ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना सीखा। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने उसी एयरक्राफ्ट कैरियर को जो सोवियत एरा का था उसी को ही 2012 में इंडक्ट कर लिया और उसी से रिवर्स इंजीनियरिंग से उन्होंने ये सीखा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद ही उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाना शुरू कर दिया है। शेंडोंग जो है वो इसी रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखा हुआ है चाइना ने, और उसी से ही उन्होंने अपनी कंट्री में इसको बनाया है। ठीक है, तो अब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाइना बना रहा है। वो अपने जियांगियान शिपयार्ड जो है शंघाई के पास, वहाँ पर उसको बना रहा है। और इस साल मोस्ट प्रोबेबली इट विल इंडक्ट इट इनटू इट्स पीएलए नेवी। ठीक है, तो और ये कॉम्बैट रेडी हो जाएगा बाय 2023। ठीक है, और चाइना जो है वो दो और लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है। ठीक है, तो ये भी 2023 तक इंडक्ट आई मीन कॉम्बैट रेडी हो जाएंगे। तो चाइना का एक तरह से मोटिव है टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने का, जिसमें से वो दो अपने सीज़ में, जो अपने उसके खुद के सीज़ हैं, मतलब साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट्स में उसको लगाएगा उन दोनों को। और दो वो वेस्टर्न पैसिफिक, मतलब यूएस को टारगेट या फिर वेस्टर्न फोर्सेस को टारगेट करने के लिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लगाने की बात कर रहा है। और इंडियन ओशन में भी वो दो एयरक्राफ्ट कैरियर डाल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट देखता है। इन इट्स कैलकुलेशन, इन इट्स स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन, इंडिया इज़ अ वेरी बिग थ्रेट फॉर चाइना। तो जितनी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को जितना बड़ा थ्रेट सोच रहा है, उतना ही ऑलमोस्ट वो इंडियन ओशन में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अगेंस्ट इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया में, इंडियन ओशन में सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया चाइना के लिए कौन सा है? इंडियन नेवी। ठीक है, तो वो इंडियन नेवी को एक बहुत बड़ा थ्रेट सोचता है और इसलिए वो इंडियन ओशन में भी उतने ही एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहा है जितने वो
बाकी वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट्स में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमको पता लगता है कि इंडिया को एज अ थ्रेट देखा जा रहा है इन चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस। तो और ये जब इस साल जब वो चाइना जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करने लगा है, तो वो जो साल है वो इतना ही पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, बिकॉज चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को बने हुए 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हाईलाइट होगी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है उसके लिए, कि उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिजिनसली बनाया है उन्होंने उसको इंडक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। चाइनीज़ मीडिया बार बार अब ये बोलती जा रही है कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर है, ताइवान स्ट्रेट्स हैं और साउथ चाइना सी जो है, वो सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं चाइनीज़ स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस के हिसाब से। चाइनीज़ थ्रेट्स जो चाइना को थ्रेट लग रहे हैं वो ये तीन एरियाज़ को सबसे बड़े थ्रेट जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना, और इससे हमें सिग्निफिकेंस पता लगती है कि कौन से एरियाज़ को अपने मैप में, वर्ल्ड मैप में कौन से एरियाज़ को चाइना जो है वो थ्रेट परसीव करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करंट अकाउंट सरप्लस। तो आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 17 ईयर्स इंडिया जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस लेकर आया है अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इज़ इट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और इज़ इट अ नेगेटिव डेवलपमेंट, ये भी हम देख लेते हैं। तो साल 2000 से 2003 के बीच में इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 2000 से लेके 2003 तक इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस में रहा है, ठीक है। अब ये करंट अकाउंट सरप्लस कौन सी कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर के, ठीक है। तो आपको पता है ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपने इकोनॉमी में पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ बी पेशेंट। तो करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो क्या होता है कि आपकी जो रोज़मर्रा की एक तरह से करंट ट्रांजैक्शंस है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इम्पोर्ट कितना हो रहा है, फिर जो रेमिटेंसेस कितनी आ रही हैं, आपको पेमेंट्स आ रही हैं, ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करंट लेवल पर हो रही है, वो उसका जो है एक लेखा जोखा होता है, वो करंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो इंडिया की हिस्ट्री में सिंस इंडिपेंडेंस सिर्फ वाजपेयी जी के एरा में 2000 साल 2000 से लेके साल 2003 तक के बीच में ये करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में रहा था, ठीक है। उसके बाद वो सिचुएशन अब सेकंड टाइम अब आई है 2020 में, सिंस अप्रैल 2020। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2000 से लेके 2003 तक के बीच में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी कि इंडियन इकोनॉमी वाज परफॉर्मिंग वेरी गुड, और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है एक्सटर्नल ट्रेड चल रहा था। आज की सिचुएशन में 2020 में जो ये करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, ये क्यों हो पाया है? क्योंकि लॉकडाउन हुआ, इंडिया ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, क्रूड ऑयल को भी इम्पोर्ट कम कम हुआ है। तो हमारा इंपोर्ट जो है बेसिकली वो हमने अपने फॉरेन ट्रेड को बंद कर दिया, इवन जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ही रुक गया था, तो हमारा इंपोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट भी हमारा कम हुआ है, बट येस ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट वाज स्टिल हायर देन imports. That's why we have had current account surplus in this first quarter and second quarter of 2020, ठीक है। तो करंट अकाउंट देख लेते हैं हम थोड़ा सा क्या है, जैसे अब इसमें देख लेते हैं कि इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो फर्स्ट क्वार्टर में 19.2 बिलियन था, सरप्लस था, और सेकंड क्वार्टर में अब ये 15.5 बिलियन। ये सेकंड क्वार्टर में कम क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सेकंड क्वार्टर में ओपन हो गई हैं थोड़ी सी, और बहुत ज़्यादा ओपन तो नहीं हुई है, बट जितनी भी ओपन हुई है उससे हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है। तो हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है ये थोड़ा सा अब कम होता जा रहा है, ठीक है। तो करंट अकाउंट देख लेते हैं हम थोड़ा सा। एवरी काइंड ऑफ करंट ट्रांजैक्शंस इसमें शो की जाती हैं, और इसको कौन मेंटेन करता है? हमारा आरबीआई, जो भी कंट्री की सेंट्रल बैंकिंग बॉडी होगी वो इसको बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करती है। तो इसके अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्राइवेट रेमिटेंसेज एंड ट्रांसफर्स। प्राइवेट रेमिटेंसेज कौन सी होती हैं? जो समझ लो कि इंडियन सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं, या कोई भी अगर इंडिया में पैसा भेजता है, समझ लो कि अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो और वो अपने पेरेंट्स को आप पैसा भेज रहे हो, या कोई भी एक तरह से रेमिटेंसेस कर रहा है अगर इंडिया में, तो उसका भी जो लेखा जोखा है वो करंट अकाउंट में ही डाला जाता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला 2000 से लेके 2003 तक हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था, बट ऑफ कोर्स दैट वाज अ पीरियड व्हेन इंडियन इकोनॉमी वाज परफॉर्मिंग वेरी नाइस, बट दिस टाइम इट इज़ अ मैटर ऑफ डिफरेंट, एक बिल्कुल डिफरेंट
कंटेक्स्ट में करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। सो लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट और क्या होने वाला है आगे। उसके पहले हम कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में वो वाली ट्रांजैक्शंस डाली जाती हैं जो कि कैपिटल काइंड की हैं, मतलब बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस है जिससे या तो कोई असेट क्रिएट हो रहा है या फिर कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि एक्सटर्नल लेंडिंग एंड बोरोइंग, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स, एक्सटर्नल बॉन्ड्स, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एफपीआईज, या फिर सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब ये होता क्या है, एफपीआई और क्यूएफआई क्या चीज़ है, जो समझ लो कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं जब वो हमारी शेयर मार्केट में या फिर हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एफपीआईज। और कौन कर सकते हैं ये, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसको, इन ट्रांजैक्शंस को भी हम कैपिटल अकाउंट में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इस कैपिटल अकाउंट में कभी भी डेफिसिट या सरप्लस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो क्या होगा, नेट आउटकम ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जो है, अगर समझ लो कि अगर करंट अकाउंट जो है वो माइनस में है, बहुत ज़्यादा, -20 बिलियन है, और कैपिटल अकाउंट +25 बिलियन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 5 बिलियन जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो जाएगा, मतलब हमारे पास 5 बिलियन जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि -20 बिलियन जो है हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है और +15 बिलियन जो है हमारी कैपिटल अकाउंट में आया है सिर्फ, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा माइनस में आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो हमारे पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। अब हमें मतलब क्या करना है कि हमारे पास अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से $5 बिलियन जो हैं हम बाहर दे रहे हैं एक तरह से। एक्चुअली ये ऐसा कुछ देना नहीं होता, बट ये आपको, आप एंड में कैलकुलेट करते हो कि आपके पास कितनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे हैं, ठीक है। एक तरह से आप ये देखोगे कि आपकी जेब में कितनी फॉरेन करेंसी रह गई है। एक करंट अकाउंट से आपने फॉरेन करेंसी कितनी अर्न की है, कैपिटल अकाउंट से कितनी अर्न की है या फिर स्पेंड की है, उसको ही कैलकुलेशन जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उससे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, अगर करंट अकाउंट सरप्लस जो है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि करंट अकाउंट सरप्लस तो एक अच्छी चीज़ है, अगर सरप्लस हो जाता है तो एक इट्स बेटर ना, कि हमारी प्लस में डेवलपमेंट हो रही है हमारे पास, मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। बट नो, इट्स नॉट ऑलवेज द केस। कभी कभी जैसे आजकल की सिचुएशन क्या है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। आज के टाइम पे जो करंट अकाउंट सरप्लस है ये हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपकी करंट कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो करंट कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और जब डोमेस्टिक डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, सप्लाई साइड्स में भी इसका मतलब कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। आप समझ लो कि 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ठीक है। लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा एक बड़ी जो है सेक्शन, मतलब 30 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी लेकिन डिमांड तो 100 ही है, ठीक है। और आपके इधर अवेलेबिलिटी कितनी है, 70 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स की। तो क्या होगा कि जो वो 70 रुपीज़ के, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो आपको पता ही है इकोनॉमिक्स का ही फंडा, कि डिमांड जब ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो इन्फ्लेशन जो है वो आ जाती है, ठीक है। और रिवर्स क्या होता है कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो जो है वो इन्फ्लेशन कम हो जाती है। उसको हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो जाती है, मतलब महंगाई कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है तो इसका मतलब कि आपकी कंट्री जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, तो डोमेस्टिक डिमांड को वो अफेक्ट करने लगेगी। उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होने लग जाएगा और सेंट्रल बैंक को बहुत से अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे कि जो है इन्फ्लेशन को वो टारगेट करे, इन्फ्लेशन को वो रोके, ठीक है। अब बॉन्ड यील्ड्स और कॉस्ट ऑफ मनी कैसे बढ़ेगी उससे। अब सोचो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ गए हैं, इसका मतलब, ठीक है। अब जो
इंडिया के पास मतलब आपके पास ज़्यादा डॉलर्स आ गए हैं तो आप ज़्यादा बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो आपसे आपसे इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी कि प्लीज़ हमसे खरीदो, आप हमारे पास इन्वेस्ट करो, आप फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें ज़्यादा मत करो। तो इसके लिए उनको ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा ताकि आप फॉरेन जो है गवर्नमेंट्स या फिर फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ना एक्सप्लोर करके गवर्नमेंट हमारे लोकल जो है उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। तो उससे क्या होगा कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएंगी, जो गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट है उनको आपको ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि वो आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाए हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है तो करेंसी मैनिपुलेशन के चार्जेस भी लग जाएंगे इंडिया के ऊपर। मतलब करंट अकाउंट सरप्लस में क्या होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ गए हैं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ गए हैं तो आपका रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो गया है। मतलब आपके रुपये की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। मतलब अगर पहले $1 में 70 रुपीज़ होते थे लेकिन अब आपके पास बहुत ज़्यादा डॉलर आ गए हैं तो आपके लिए मतलब एक तरह से डॉलर्स की जो है सप्लाई ज़्यादा हो गई है। तो डॉलर की जो रेट है वो कम हो जाएगा, मतलब एक डॉलर में 65 रुपीज़ हो जाएंगे या 60 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आपकी जब करेंसी अप्रिशिएट होगी तो उससे आपके एक्सपोर्ट्स को नुकसान होने लग जाएगा, क्योंकि आपका जो करेंसी, आपको पता होगा करेंसी अप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स को नुकसान होता है, ठीक है। और करेंसी का जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं तो करेंसी मैनिपुलेशन की एक स्थिति आ जाती है। मतलब एक चार्जेस लगने लग जाते हैं वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज़, जैसे जो हम चाइना के ऊपर चार्जेस लगाते हैं कि वो जानबूझकर अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। कभी वो ज़्यादा अपने डॉलर्स को बेचना शुरू कर देता है, कभी वो ज़्यादा डॉलर्स खरीदना शुरू कर देता है अपनी करेंसी को की वैल्यू को चेंज करने के लिए। एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स देन इट डेप्रिशिएट्स इट्स करेंसी। और जब उसे लगता है कि उसकी जो है उसको अपनी इंपोर्ट को कम करना है तो वो अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कर देता है, ठीक है। तो ये चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे इंडिया के ऊपर भी, तो ये सही नहीं रहता है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट सरप्लस इज़ नॉट ऑलवेज गुड, ऑफ कोर्स इट इज़ गुड, बट अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो ये इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम देने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस्लामिक डिफेंडर फ्रंट। तो अब ये टॉपिक हमने कवर ही क्यों किया है, इसका मोटिव क्या है। इंडोनेशिया ने, अभी आपको बताते हैं ये आगे, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये इस्लामिक डिफेंडर फ्रंट। इंडोनेशिया ने इसको रिसेंटली अभी बैन किया है। ये एक हार्ड लाइन रिलीजियस ग्रुप है, इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट, और इसको जो 1990s में बनाया गया था। और इंडोनेशिया जो है उसमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम की बात करता है। और ये बहुत ज़्यादा एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसके जो एक लीडर हैं क्लरिक रिज़ीक शिहाब, वो बहुत टाइम से सऊदी में एक तरह से सऊदी में रहते थे, क्योंकि उनको इस देश से निकाल दिया गया था, उनको इंडोनेशिया से निकाल दिया गया था बिकॉज़ वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, वो बहुत ज़्यादा वायलेंस इंसाइट करते थे। और जो है बहुत ज़्यादा रेडिकल जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करते थे, ठीक है। तो अब ये पूरा जो है ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक इंडिया के बाद सबसे बड़ी जो एक तरह से जो इस्लामिक कंट्री है वो इंडोनेशिया है एज़ पर पॉपुलेशन फिगर्स। और अगर वो कंट्री वहाँ पर अभी तक रेडिकल इस्लाम जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम नहीं था कंपैरेटिवली, बट अगर इस्लामिक डिफेंडर फ्रंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर आ जाती हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वहाँ पर पनपने लगती हैं तो इंडोनेशिया के का जो है वो रेडिकलाइज्ड होना बहुत खतरे वाला हो सकता है फॉर दिस इंटायर रीजन, especially when India is seeking Indonesia's help, not help actually, but partnership in combating China और रेडिकलिज्म इन दिस रीजन, ठीक है। तो अगर एक बहुत बड़ी कंट्री है इंडोनेशिया, इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी ऑल्सो, अगर वो रेडिकल इस्लाम के एक तरह से कब्ज़े में चली जाती है तो इंडिया के लिए भी वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक वो जो कंट्री है वो बिल्कुल जो है पीसफुली चल रही है, वहाँ पर इस्लाम है बट वो बहुत ही एक मॉडरेट फॉर्म ऑफ इस्लाम है। इट्स अ वेरी गुड फॉर्म जो कि इस रीजन के लिए बहुत अच्छा है।
बट ऑफ कोर्स अगर वहाँ पे रेडिकलिज्म आ जाता है तो इट विल बी अ ट्रबल फॉर इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज ऑफ एशियान, ठीक है। तो इसलिए हमको ये टॉपिक हमने सिर्फ पढ़ा है क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर आपको ये शायद इस बार मेंस में या फिर आने वाले टाइम में इस पे क्योंकि ये जो है ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया है, तो इंडोनेशिया का इस्लामाइज होना एक तरह से, रेडिकलाइज होना एक तरह से आई वुड से, वो आपके लिए एक टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो आपसे शायद इसके बारे में पूछ भी सकते हैं कि क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये आप खुद भी सोचो कि इसके क्या-क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। एक हमारे एक नेबरहुड में अगर इतनी बड़ी कंट्री जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ जहाँ पर इतनी ज़्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन है, अगर वो प्रॉपर्ली रेडिकलाइज़ हो जाती है तो उसके इम्प्लीकेशंस एशिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए और बायलैटरली मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के लिए भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इसको आप खुद भी सोचो, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वो है आफ्सपा। तो होम मिनिस्ट्री ने पूरी स्टेट ऑफ नागालैंड को दोबारा से 6 मंथ्स के लिए जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बार बार चलता रहता है कि हर 6 महीने बाद एक तरह से नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया करके डिक्लेयर, वहाँ पर आफ्सपा को कंटिन्यू रखा जाता है, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को एम्पावर करता है कि वो किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में जो है पीस एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ एक्शंस या फिर फोर्स का यूज़ कर सकें, ठीक है। अब डिक्लेयर कौन करता है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है कि किसी भी एरिया को वो डिस्टर्ब करके वहाँ पर आफ्सपा लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि एनी कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ इक्विवेलेंट रैंक जो है वो यूज़ कर सकता है फोर्स को, और उस फोर्स को यूज़ करने पर उसके ऊपर कोई कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती, वो इम्यून है फॉर यूजिंग दिस फोर्स। तो इसका एम्बिट क्या है, इसको 1958 में पास किया गया था। बेसिकली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके लिए इसको पास किया गया था, और 1990 में इस एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में भी लगाया गया, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज कि सबसे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में लगा, इट्स नॉट ट्रू। 1990 में आफ्सपा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया, बट ऑफ कोर्स बहुत न्यूज़ में जो रहता है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही रहता है। ये सबसे पहले इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही लगाया गया था, ठीक है। मणिपुर में इसको विड्रॉ कर लिया गया अगस्त 2004 में। अब मणिपुर में जो आफ्सपा नहीं है, ठीक है। अब जो है कब लगाया जाता है आफ्सपा को? जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पुलिस जो है वो फेल हो जाती है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए, और जब लगता है कि जो स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं या स्टेट की जो लीगल एजेंसीज़ हैं या जो स्टेट की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो टैकल नहीं कर सकती जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, तब जो है आफ्सपा लगा के आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द इंडियन यूनियन वहाँ पर भेजकर वहाँ पर पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जब अगर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स, वो किसी पर भी फायर कर सकते हैं या फिर फोर्स यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट अ पर्सन हु इज़ एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, ठीक है। और किसी भी शेल्टर को या फिर किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट शेल्टर हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जहाँ से आर्म्ड अटैक आ रहा है या फिर अगर ऑफिसर को लगता है कि वहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ही एम्बिग्यूअस हैं, इसी का ही मिसयूज़ किया जाता है। आपको लगता है, आपको पता होगा कई बार कि मिसयूज़ की खबरें भी आती हैं, तो इन्हीं एम्बिग्यूअस टर्म्स का ही मिसयूज़ करके आफ्सपा का एक तरह से मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स बहुत ही लिमिटेड केसेस में मिसयूज़ होता है, बहुत ही मतलब आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, सिर्फ उतने ही केसेस में मिसयूज़ होता है। बट ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस जो है वो आफ्सपा की एप्लीकेशन की जाती है। इन मिसयूज़ को रोकने के लिए भी बहुत सारे जो है वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ का यूज़ किया जाता है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप पढ़ लेना। जीवन रेड्डी कमीशन जो है 2005 में उन्होंने कहा था कि आफ्सपा को रिपील कर दिया जाना चाहिए, और जो आफ्सपा के प्रोविजंस हैं वो अलग अलग एक्ट्स में उसको इंक्लूड कर देना चाहिए। और आफ्सपा क्योंकि बदनाम हो गया था उस एरियाज़ में जहाँ पर भी आफ्सपा लगता है, तो लोकल पॉपुलेशन रेजिस्ट्स अगेंस्ट आफ्सपा, तो उन्होंने कहा कि इसको रिपील करके आप इसके अंदर जो ज़रूरी प्रोविजंस हैं वो अलग अलग एक्ट्स में डाल दो।
इसको आप रिपील कर दो। बट ऑफ कोर्स दिस रिकमेंडेशन हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय एनी गवर्नमेंट एंड आफ्सपा कंटिन्यूज टू बी सर्व्ड इन दीज स्टेट्स। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इस पे आप एमसीक्यूज कर लेना, आप ये एडिटोरियल्स को भी पढ़ लेना। सो हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.